हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी कर्स, इस कहानी के चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यालनी की शादी जिन फैमिली के जिन जुशान से हो गई थी, लेकिन यालनी के कम उम्र में मर जाने की बात सुनकर जिन जुशवान किसी और के साथ अफेयर कर लेता है। उसके फादर भी उसे अलाउ कर लेते हैं। वहीं यानली को जब इस बारे में पता चलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को भी मार देती है, जिनजोशान को भी हर्ट करती है और फिर अपने 3 साल के बच्चे आईवान को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। यानली जो अभी 28 साल की हो चुकी थी, वो अपने छोटे से युआन जो कि अभी सिर्फ 3 साल का था, उसे अपनी गोद में लेकर अपने भाइयों के साथ बैठी हुई थी। विंग और आचिंग दोनों यानली को देखे जा रहे थे। उसकी गोद में उस छोटे से युआन को देख रहे थे। युआन जो कि अपने दोनों अंकल्स को देखकर काफ़ी खुश था, अपने हाथ पैर चला रहा था। विंग उसे प्यार से अपनी गोद में लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वो यानली के उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, जी बताइए ना, क्या हुआ है? आप इस तरीके से क्यों रो रही हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या जिन्स ने कुछ कहा है? अगर उन्होंने आपके खिलाफ एक भी गलत शब्द कहा होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिन्स को हर एक शब्द की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप बस बताइए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो सुनकर यानली की आंखों में फिर से और भी आंसू आ जाते हैं। यानली अपने उन आंसुओं को साफ करती है और अपने दोनों ब्रदर्स को देखकर कहती है, मैं अब जिन्स के यहाँ नहीं रहने वाली, मैं जिनजुशान से डाइवोर्स लेने वाली हूँ। ये सुनते ही आचिंग पूछता है, सीजे डाइवोर्स? ये आप क्या कह रही है? आप तो उस जिनजुशान से प्यार करती हो ना? आपने ही तो हम दोनों को मैरिज के लिए राज़ी किया था। हम तो आपके इस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन आपने कहा कि आप उस इंसान से प्यार करती है, इसलिए तो हमने आपकी शादी उससे कराई। ये सुनकर यालनी की आंखों में आंसू आते हैं और फिर वो सब कुछ बताती है जो कि उसके साथ हुआ शादी के बाद। वो सारी चीज़ें वांग विंग और आचिंग को बताती है। ये सारी चीज़ें सुनकर आचिंग और विंग का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है। विंग गुस्से से कहता है, उस जिनजुशान की हिम्मत कैसे हुई है शिजिए आपको धोखा देने की? आपके अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखने की? मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर यालनी कहती है, तुम फिक्र मत करो विंग, खुद मैं उसे इस चीज़ की सज़ा दूंगी, तुम इस मामले में बीच में मत आओ। ये सुनकर विंग कहता है, शिजे अब जो चाहे उस जिनजुशान के साथ कर सकती है। मैं और आचिंग उसकी पूरी फैमिली को सड़क पर लाकर रख देंगे। ये सुनकर यानली अपने उन दोनों भाइयों को देखती है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यानली भी काफ़ी खुश होती है और फिर आचिंग और विंग यानली को सांत्वना देते हैं, उसे समझाते हैं और फिर यानली युआन को लेकर अपने रूम में चली जाती है रेस्ट करने के लिए। वही युआन जो कि कुछ समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी मदर के आंसू वो भी देख रहा था। उसे नहीं पता था आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी मदर के साथ वहाँ से चला जाता है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ विंग और आचिंग ने जो कि यानली ने जो जिन्स के साथ किया था, उसके बाद जिन्स सीधा जिन मेंग्याओ को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई वी से पंगा ले सकता है तो वो सिर्फ लैन है। और जिन मेंग्याओ जिसकी शादी लाल सिचैन से हो चुकी है, वो लाल सिचैन के साथ ही रहता है। और वही लाल सिचैन ने अपनी मैजिकल पावर से अपना और जिन मेंग्याओ का एक क्यूट सा बेबी भी लेकर आए थे। ये चीज़ थोड़ी इम्पॉसिबल है कि कोई मैन किसी बेबी को बर्थ दे, लेकिन जो
लांस से चैन थे, उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी मैजिकल पावर की वजह से ये करिश्मा भी कर दिखाया था। इससे सभी लोग शॉक थे, लेकिन लांस की पावर्स के बारे में सब लोग जानते थे कि पूरे यूनिवर्स में उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, उन्हें टक्कर देने वाला सिर्फ वी ही है। इसी वजह से वो सब इस चीज़ को ज़्यादा हैरानी से नहीं देखते। वहीं अब जिन मेंग्याओ का भी एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी था, जो कि अभी ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, उसकी उम्र अभी सिर्फ 3 साल की ही थी और वो काफ़ी खुश था और बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो हमेशा लांस के घर में ही रहता था, बाहर नहीं जाता था, क्योंकि जिन मेंग्याओ उसे ज़्यादातर घर पर ही रखते थे। अभी लांस सिचन जो कि अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे, उनके पास जिन मेंग्याओ का फ़ोन आता है, क्योंकि उसके पास उसके फादर ने फ़ोन किया था कि वो उनके हेल्प करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि अब उन्हें वी फैमिली से बचने के लिए लांस की ज़रूरत है। इसलिए वो जिन मेंग्याओ को कॉल करते हैं। हालांकि जिन मेंग्याओ का उनसे सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे, लेकिन फिर भी वो इस मुसीबत से बचने के लिए जिन मेंग्याओ की ही हेल्प लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसे वापस फैमिली में ले लेंगे। वहीं जिन मेंग्याओ जब ये सारी चीज़ें सुनता है, वो पहले लान सिचैन को फ़ोन करता है, उन्हें घर आने के लिए कहता है। लान सिचैन घर आते हैं, वहीं जिन्स भी लान के घर आने के लिए निकल जाते हैं। लान सिचैन के साथ साथ लान वांगजी भी घर आता है। वो दोनों भाई जब घर आते हैं, देखते हैं जिन जिशुआन और जिन गोंगशान वहीं बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर शिचैन को का मूड खराब हो जाता है। वो जिन मेंग्याओ के पास जाता है, वो मेंग्याओ से पूछता है, मेंग्याओ ये सब क्या है और ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर लान वांगजी भी कहता है, हाँ ब्रदर इन लो, आप इन दोनों लोगों को यहाँ क्यों बुला के लाए हैं। ये सुनकर जिन जिशुआन कहता है, हम यहाँ किसी काम से आए हैं और वैसे भी जिन मेंग्याओ मेरा कज़न ब्रदर है, तो क्या मैं उससे मिलने के लिए नहीं आ सकता। जो सुनकर लान सिचैन कहते हैं, ओह तो ये तुम्हारा कज़न ब्रदर है, मुझे नहीं पता था कि इसका जिन के साथ भी कोई रिश्ता है। ये सुनकर जिन गोंगशान कहते हैं, लान सिचैन अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ। जिन मेंग्याओ मेरी सिस्टर का बेटा है और तुमने उससे शादी की है और इसी वजह से हमारा एक रिश्ता भी बनता है। जिस पर लान वांगजी कहता है, सीधे काम की बात पे आइए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका ऐसा हमसे कोई रिश्ता नहीं है कि आप ऐसे ही हमसे मिलने के लिए आए। इसलिए सीधा सीधा बताइए किस वजह से यहाँ आए हैं। जिस पर जिन जिशुआन और जिन गोंगशान एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने सर को हाँ में हिलाकर लान वांगजी, लान सिचैन और जिन मेंग्याओ को सारी बातें क्लैरिफाई करते हैं, जहाँ वो जिन जिशुआन की गलती को छुपा देते हैं और वो कहते हैं कि अब वो वी के टारगेट पर आ चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर लान वांगजी अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि बिना किसी गलती के यान ली आपके पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हैं। जिस पर जिन गोंगशान कहते हैं, हाँ क्योंकि वो हमारी फैमिली को दबाना चाहती है, लेकिन हम उनसे दबना नहीं चाहते। इसी वजह से वो अपनी फैमिली की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो कह रही है कि यहाँ पर सबसे पावरफुल फैमिली सिर्फ वी फैमिली ही है, इसलिए वो हमें दबा सकती है। इसीलिए हम आप लोगों के पास आए हैं, क्योंकि उन्हें टक्कर देने वाले सिर्फ आप ही हैं। जो सुनकर लान सिचैन कहते हैं, लेकिन जितना मुझे पता है जियांग यानली तो जिन जिशुआन से बहुत प्यार करती थी और इसी वजह से तो उसने शादी की थी। और ये सुनकर इसी वजह से उसने उससे शादी की थी और अभी आप कह रहे हैं कि वो जिन जिशुआन और आपकी पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहती है। ये किस तरीके का मजाक है, ज़रा सही बताइए, आखिर बात क्या है। कहीं आप लोगों ने ही तो कुछ किया नहीं है।
ये सुनकर जिन जिशुआन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो यानली ही पागल है, उसे लगता है कि वो मेरी पूरी फैमिली को अपने पैर के नीचे रख सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मानता हूँ उसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस तरीके से वो हम पर रौब नहीं जमा सकती। और ये सुनकर वांग जी जो कि वहाँ बैठा हुआ था वो उसको देखकर कहता है जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे शौक काफ़ी नवाबी है। ये सुनकर जिन जिशुआन गुस्से से कहता है तुम कहना क्या चाहते हो लान वांग जी, जिस पर वांग जी थोड़ा झुककर कहता है मैं तुम्हारे शौकों के बारे में, तुम्हारे उन अफेयर के बारे में और होटल में तुम्हारी उन रातों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से वी फैमिली के लोग भी इस बारे में बहुत इजीली जान सकते हैं। और जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वी तुम्हें छोड़ देंगे। और ये सुनकर जिन जिशुआन को थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी अपने उस डर को छुपाते हुए कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। मैं यालनी के लिए हमेशा से लॉयल रहा हूँ और मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। इसी वजह से वो मेरे अगेंस्ट गई है क्योंकि वो बाहर अफेयर रखना चाहती थी। जो सुनकर लान वांग जी हंसने लगता है, जो देखकर जिशुआन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर वांग जी कहता है तुम भूल रहे हो हमारी और वी फैमिली की दुश्मनी बहुत सालों से चली आ रही है। पता नहीं कितने पुश्तों से हम सिर्फ लड़ते ही आ रहे हैं और इसी वजह से हम एक दूसरे के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, जितना कोई दोस्त भी हमारे बारे में नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा हम दुश्मनों की खबर रखते हैं। इसलिए मुझे वी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है और जितना मैं जांग यानली को जानता हूँ उस हिसाब से वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहेगी। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारी शौक बिल्कुल तुम्हारे बाप पर गए हैं। आखिर तुम्हारे बाप की भी तो 3 बीवियाँ थीं और मुझे नहीं लगता कि तुम खुद भी एक से सेटिस्फाई होते होगे और तुम्हें भी ज़रूर 3 से 4 बीवियाँ चाहिए होंगी। और इसीलिए तुमने ज़रूर कोई अफेयर किया होगा, यानली को पता चल गया होगा और उसने तुम्हारी उस मिस्ट्रेस को जान से मार दिया होगा और अब वो तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाली होगी। और इसीलिए तुम दौड़ते भागते यहाँ आए हो, क्योंकि अगर भी फैमिली से कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ लान फैमिली है और इसी वजह से तुम हमारे पास आए हो। जो सुनकर जिन जिशुआन और जिन गोंगशान का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि लान वांग जी ने तो सब कुछ बता दिया जो वहाँ हुआ था। उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर लान सिचेन हल्का सा हंसकर कहते हैं तो बात ये है। फिर वो मेंग्याओ की तरफ देखकर कहते हैं और तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रदर और तुम्हारे इस अंकल को तुम्हारी याद आ गई। क्या तुम भूल गए कि हमारी शादी के वक्त इन्होंने कैसे रिएक्ट किया था। इसीलिए इनके बारे में इस तरीके से सोचना बंद करो, ये दोनों इस लायक ही नहीं हैं। ये सुनकर जिशुआन कहते हैं अगर तुम सब कुछ जान चुके हो तो हमारी हेल्प करो। जिस पर वांग जी उठकर अपने कोट को सही करते हुए कहता है हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। हालांकि हम दुश्मन हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हम ऐसा कुछ करें। हमारी दुश्मनी की भी एक हद है, एक मर्यादा है और हम इस तरीके से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। ये सुनकर जिशुआन कहता है ये कैसी दुश्मनी है। दुश्मनी में तो दुश्मन को जान से मारना ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे इसके लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े। ये सुनकर लान सिचेन कहते हैं तुमने सही कहा, दुश्मनी ऐसी ही होती है, लेकिन हमारी दुश्मनी काफ़ी रेयर है। हम अपनी दुश्मनी में एक मर्यादा लेकर चलते हैं, इसलिए ज़्यादा हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दुश्मनी के चक्कर में तुम्हारी पूरी फैमिली तबाह हो जाए। और ये बोलकर वो उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। वही जिन मेंग्याओ ये सब देखकर लान सिचेन से कहता है सिचेन क्या सच में वी मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर लान सिचेन गहरी सांस लेकर कहते हैं जितना मैं उस
जियांग चैन को जानता हूँ और उस विभूषण को और जियांग यानली को मुझे नहीं लगता वो तीनों शांति से बैठने वालों में से हैं। पक्का तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे। और ये सुनकर लान वांगजी कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे भी कुछ ज़्यादा ही गर्म खून है उनका। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं वांग जी जो कि अभी 20 साल का हो चुका था, सॉरी वांग जी जो खुद भी अभी 27 साल का था, उसे देखकर मेंग्याओ पूछता है वैसे क्या तुमने किसी को डेट करना शुरू किया? जिस पर वांग जी मेंग्याओ की तरफ देखकर कहता है मेंग्याओ ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जिस पर मेंग्याओ अपने हाथों को फोल्ड करके कहता है वांग जी तुम 27 साल के हो चुके हो, कम से कम अब तो तुम्हें डेट करना ही चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है। जिस पर मेंग्याओ कहता है वांग जी तुम्हें एक पर्सन को तो डेट करना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द शादी कर सको। और ये बोलकर वो थोड़ा स्माइल करता है। वहीं वांग जी कोई जवाब ना देकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लान सेचेन बस स्माइल करता है। और वहीं वांग जी अपने घर से बाहर आता है। वो सोचता है कि हाँ वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 30 साल की एज में तो उसकी फैमिली में लोगों की डेथ हो जाती है। ये सब सोचकर लांसेचन बस अपने सर को हिलाता है। वो ये सब सोचकर वांग जी बस अपने सर को हिलाता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं विंग जो कि अब खुद भी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, उसे पता चलता है कि जिन जीशुन और जिन गोंगशान दोनों अभी लान फैमिली गए हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए। और ये जानकर विंग के होठों पर एक तरह स्माइल आती है। वो अपने फ़ोन को उठाता है और सीधा लान वांग जी को फ़ोन करता है। वांग जी जैसे ही विंग का फ़ोन देखता है उसके माथे की नसें खड़ी हो जाती है, उसकी भौं इकट्ठी हो जाती है। वो फ़ोन उठाकर रूड वॉइस में कहता है क्यों फ़ोन किया तुमने मुझे? और ये सुनते ही विंग कहता है क्या हुआ, क्या अब तुम जेंट्स की भी मदद करने लगोगे? मुझे नहीं पता था लान फैमिली इतनी गई गुजरी है। ये सुनकर वांग जी कहता है ज़बान संभाल कर यू लिटिल वी। जिस पर विंग कहता है कौन लिटिल है? ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मैंने सही कहा ना लान वांग जी? जिस पर वांग जी अपनी आँखों को बंद करता है और गुस्से से कहता है अपनी ज़बान को संभाल कर रखो और मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम फ़ोन रख सकते हो। जो सुनकर विंग पूछता है वैसे तुम हो कहाँ पर? जिस पर वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है इससे? जिस पर विंग कहता है कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ आखिर तुम हो कहाँ पर? जिस पर वांग जी कहता है ऑफिस में। जिस पर विंग कहता है अच्छी बात है, वैसे चलो कहीं डिनर पर चले। जिस पर वांग जी कहता है क्यों, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है जो तुम मुझे डिनर पर बुला रहे हो? क्या तुम भूल गए कि हम एनिमी हैं? जिस पर विंग कहता है हाँ हम एनिमी हैं और मैं अपने एनिमी के साथ डिनर करना चाहता हूँ, क्यों कोई दिक्कत? जिस पर वांग जी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो, वरना अगर मैंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। और ये सुनकर विंग बस हल्का सा हंसता है, फ़ोन रख देता है। अपने उस फ़ोन को देखकर विंग कहता है ओ लान वांग जी लिटरली तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। और ये बोलकर विंग हंसने लगता है। मैं आपको बता दूं कि जब वांग जी ने कॉलेज छोड़ा था तब से ही विंग का एक तरफा वांग जी पर क्रश हो गया था। दुश्मनी तो थी ही थी, लेकिन एक अलग से चीज़ जो कि विंग और वांग जी के बीच में आई थी वो थी विंग का वांग जी को हर वक्त टीज़ करना। वांग जी विंग पर अटैक करता, विंग बचता और लड़ते लड़ते ही वो वांग जी के साथ फ्लर्ट करने लगता, जिससे वांग जी कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता और कभी कभी इरिटेट। और अब विंग हमेशा वांग जी को कॉल करके उसे इस तरीके से ही इरिटेट करता था, जिस वजह से वांग जी को बहुत गुस्सा आता था। और अब हम शाम का समय देखते हैं जहां वांग जी अपने क्लाइंट के साथ डिनर पर आया हुआ था, जहां क्लाइंट की में मौजूद एक लड़की जो कि बस एकटक वांग जी को ही देखे जा रही थी, उसने बहुत अच्छे से
अपने बालों को सेट किया हुआ था। उसके कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी जिस पर उसने ब्लैक कलर की पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी और साथ में उसने हील्स पहनी हुई थी। वो जो कि डाइनिंग टेबल पर आराम से अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने वांग जी बैठा हुआ था और साइड में और भी लोग बैठे हुए थे। वांग जी आराम से अपना खाना खा रहा था, साथ में जूस एंजॉय कर रहा था। वांग जी जो कि ड्रिंक नहीं करता क्योंकि वांग जी ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर पाता। वांग जी आराम से बैठे बैठे जूस को पी रहा था। तभी वांग जी को फील होता है किसी के पैर उसके पैरों पर है, उसकी नीज पर, और उसके पैर धीरे धीरे वांग जी के पैरों को टच कर रहे हैं। वांग जी की पैंट धीरे धीरे ऊपर हो रही थी और वो लड़की अपने सैंडल्स को निकालकर वांग जी के पैरों को टच कर रही थी। ये फील करके वांग जी की आंखें शाइन करती है और अचानक उस लड़की के पैरों में एक तेज झटका लगता है। वो लड़की दर्द से करहा उठती है। तभी उसके पास बैठा आदमी उसे उसके कंधों को पकड़कर पूछता है, हे क्या हुआ तुम्हें? जिस पर वो लड़की वांग जी की तरफ देखती है जहाँ वांग जी के होठों पर एक स्मोक था जैसे कह रहा हो कि तुम्हें लगता है कि लान वांग जी को टच करना इतना इजी है। वहीं वांग जी के इस स्मोक को देखकर वो लड़की जल्दी से वहाँ रखा जूस का ग्लास पीकर कहती है कुछ नहीं, वो मेरे हील्स मेरे पैरों पर लग गए थे। जिस पर वो आदमी कहता है, आराम से, तुम यहाँ खुद को ही बैठे बैठे चोट लगवा रही हो। जिस पर लड़की एक ऑकवर्ड स्माइल देती है और फिर से अपने खाने को खाने लगती है। वो वांग जी को परेशान नहीं करती। वांग जी आराम से अपने डिनर को एंजॉय करता है और फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी भी अपनी कार से जाने लगता है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ता है और उसे सीधा अपनी तरफ खींचता है। वांग जी इस चीज़ से शॉक होता है। वांग जी के हाथ में एक वाटर बॉल आ जाती है जो कि उसने अपने मैजिक से क्रिएट की थी। वांग जी इस अटैक को करने ही वाला था कि उससे पहले ही उस अटैक को कोई रोक देता है और उस अटैक को प्योरीफाई करके वांग जी को सीधा दीवार पर पिन कर देता है। वांग जी के सामने एक पर्सन खड़ा था जिसने वांग जी के दोनों हाथों को वांग जी के हेड के ऊपर पिन कर रखा था और वो बिल्कुल वांग जी के सामने खड़ा था, काफ़ी करीब। ये देखकर वांग जी की आंखें छोटी हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, विंग। वही विंग जो कि वांग जी के सामने खड़ा था, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट में, विंग काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। विंग की शर्ट के 2 बटन्स खुले हुए थे, स्लीव रोल की हुई थी और विंग ने अपनी आंखों पर शेड्स लगा रखे थे। विंग अपने उन चश्मों को हल्का सा नीचे करके वांग जी की उन आंखों में देखता है, उन गोल्डन आइज में, और विंग वांग जी से पूछता है, ओ तो तुम यहाँ हो लान वांग जी? जिस पर वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, ये क्या हरकत है विभूषण? जिस पर विंग कहता है, कोई हरकत नहीं है, मुझे पता चला कि मेरा एनिमी यहाँ है तो सोचा उससे थोड़ा मिलाऊं। जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है, अपना हाथ हटाओ। जिस पर विंग जिसने अपना एक हाथ वांग जी के वेस्ट में डाला हुआ था, वो अपने हाथ को वांग जी की टी शर्ट उस शर्ट के अंदर डाल देता है। वांग जी की शर्ट जो कि पैंट से टक इन थी उसे निकाल कर उसके अंदर अपने उन कोल्ड हैंड्स को डालकर वांग जी की वार्म वेस्ट की स्किन को टच करता है, जिससे वांग जी के पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। वो विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी को और भी अपने करीब खींच कर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया लान वांग जी। अब तो हम कॉलेज में भी नहीं मिलते, ना ही हमारे बीच में रोज फाइट होती है तो सिर्फ वो सो कोल्ड बोरिंग बिजनेस मीटिंग्स। जिस पर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। जिस पर विंग कहता है, आह, कितना ज़्यादा लाउड बोलने लगे हो तुम कॉलेज में कितने काम रहते थे। सीरियसली मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये काम बॉय इतना ज़्यादा लाउडली चिल्ला सकता है। जिस पर वांग जी गुस्से से विंग को घूरने लगते हैं। तभी विंग के हाथों में वांग जी की वो वेस्ट चेन लग जाती है। विंग उस वेस्ट चेन को वांग जी के वेस्ट उस शर्ट को हल्का सा ऊपर उठाता है। उस वेस्ट चेन को देख कर कहता है, बहुत ब्यूटीफुल है ये चेन। जिस पर वांग जी कहता है, अपने हाथों को हटाओ। इस पर विंग कहता है, हाँ, हाथों को मैं नहीं हटाने वाला, वैसे काफ़ी
ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम। जिस पर वांगजी कहता है यू विभूषण, और ये बोलकर वो विंग को किक करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे रोक देता है। विंग उसके करीब जाते हुए कहता है वैसे बहुत टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो सिर्फ इतने ही दिनों में। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा। ये सुनकर वांगजी कहता है विभूषण, जिस पर विंग कहता है हाँ पता है मुझे, मेरा नाम विभूषण है, विंग भी है, क्यों बार बार मेरा नाम ले रहे हो। जिस पर वांगजी अपने फेस को टर्न कर लेता है। तभी विंग उसके उस चिन पर अपने दांतों से बाइट करके कहता है मुझे नज़रें मत चुराओ, तुम्हारी ये गुस्से वाली नज़रें मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती है। जिस पर वांगजी के ईयर्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। ये देखकर विंग उसकी नाक पर अपने लिप्स को रखता है और वांगजी की पूरी बॉडी शुगर करने लगती है। ये देखकर विंग उसे अपनी बॉडी से प्रेस करता है और वांगजी को वहीं दीवार पर दबाने लगता है। वांगजी विंग को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है छोड़ो मुझे। जिस पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं। जिस पर वांगजी कहता है तुम मुझे मोलेस्ट कर रहे हो। जिस पर विंग हल्का सा हंसकर कहता है और रियली तुम्हें क्या लगता है कोई यकीन करेगा जब तुम किसी से ये बताओगे कि तुम्हें द ग्रेट हंगुंगजुन, द ग्रेट लान वांगजी को वी फैमिली के सबसे छोटे मास्टर ने मोलेस्ट किया, वो भी एक होटल में लॉबी में, और वो उसे ज़बरदस्ती वॉल पर पुश कर रहा था। सीरियसली क्या ये बात यकीन करने लायक है। ये सुनकर वांगजी दांत पीसते हुए विंग की तरफ देखता है। जिस पर विंग कहता है इतना मत पीसो अपने इन दांतों को वरना टूट जाएंगे और फिर मैं तुम्हें किस कैसे कर पाऊंगा। जिस पर वांगजी का मुंह खुल जाता है। विंग कहता है हाँ किस करते वक्त खोलना ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर वांगजी विंग को और भी गुस्से से देखने लगता है। जिस पर विंग कहता है बहुत हसीन लग रहे हो। जिस पर वांगजी कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम पागल हो गए हो। जिस पर विंग कहता है पहले तो नहीं था लेकिन अब हो गया हूँ। जिस पर वांगजी कहता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, हर वक्त मुझसे लड़ते रहते थे, हर वक्त हमारी फाइट होती रहती थी, हमारी जो दुश्मनी है वो खानदानी है, आज की नहीं है, प्लीज़ इस तरीके से बिहेव मत करो। जिस पर विंग कहता है मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। जिस पर वांगजी कहता है तुम बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव कर रहे हो जो कि, जिस पर विंग कहता है जो कि किसी के प्यार में गिर गया हो। फिर वो वांगजी के और भी करीब आकर उसके कानों में विस्पर करते हैं, कहते हैं बिल्कुल मैं प्यार में गिर गया हूँ, तुम्हें जब ओ बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था ना तभी मेरा दिल मचलने लगा था, लेकिन फिर मैंने यही कहकर खुद को रोका था कि हमारी दुश्मनी हो गई है, हम दुश्मन हैं, हम एनिमी हैं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन सालों में हर पल तुम्हें देखकर, तुम्हारे एक एक लुक को देखकर, एक एक ब्यूटी को देखकर सच में मैं अपना कंट्रोल अब खोने लगा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दिल की वो गहराई वाला प्यार अब बाहर आने लगा है। मैं चाहकर भी तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। हाँ, हम एनिमी हैं, बहुत बुरे एनिमी हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मनी है हमारे बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ, पसंद आने लगे हो मुझे तुम। तो चलो क्यों ना इस एनिमी को थोड़ा चेंज किया जाए, क्यों ना इस दुश्मनी में थोड़ा तड़का लगाया जाए प्यार का। जिस पर वांगजी कहता है तुम पागल हो गए हो। जिस पर विंग कहता है हाँ तुम्हारी ब्यूटी में। जिस पर वांगजी अपने पैर को उठाता है, विंग के पैर पर मारता है और गुस्से से अपने उन हाथों को छुड़ाता है। विंग खुद से दूर पुश करता है, अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, विंग को वहीं दीवार पर बांध कर गुस्से से उसके पास आकर उसकी गर्दन को पकड़ कर कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इस पर विंग कहता है वो तो तुम्हारी इस ब्यूटी ने बहुत पहले ही ले ली है, वैसे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि लान फैमिली का सेकंड यंग प्रिंस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है। और मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब तुम शर्टलेस या यूँ कहो नेकेड मेरे पास हो गए मेरी बाहों में। इस पर वांगजी कहता है तुम कितने वल्गर हो। इस पर विंग कहता है इसे रोमांटिक कहते हैं बेबी। इस पर वांगजी कहता है डोंट कॉल मी बेबी।
जिस पर विंग कहता है ओके स्वीट हार्ट। जिस पर वांग जी कहता है डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट। जिस पर विंग कहता है अच्छा बाबा तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो बुलाऊंगा। जिस पर वांग जी गुस्से से अपने पैरों को जमीन पर पटकता है और ये देखकर विंग हंसने लगता है। वही वांग जी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे इरिटेट करना बंद करो। जिस पर विंग कहता है ओके, वैसे जाने से पहले ये तो बता दो कि नेक्स्ट टाइम कब मिलोगे, घर पे या रूम में। इस पर वांग जी कहता है तुम्हें मैं कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। जिस पर विंग कहता है खुशी से, लेकिन सोच लेना मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं तुमसे करता हूँ। जिस पर वांग जी कहता है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये प्यार। जिस पर विंग कहता है हाँ सही कहते हैं लोग, प्यार की किसी को कदर ही नहीं। और ये सुनकर लान वांग जी वहाँ से वास उठाता और सीधा विंग की तरफ फेंकता है। विंग उससे बच जाता है। विंग ने उस मैजिक को भी तोड़ दिया था। वो आराम से वहाँ खड़ा था, अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट पॉकेट में डालकर हम जी को जाते हुए देख रहा था। विंग के होठों पर एक स्मोक था और वो भी डेविल। विंग वांग जी को जाते हुए देख कर कहता है तुम पर अब मेरी नज़र पड़ चुकी है स्वीट हार्ट, तो तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। तुम जितना चाहे उतनी कोशिश कर सकते हो, लेकिन अब तुम पर मेरा हक है। और ये बोलकर विंग वहाँ से बाहर आता है। वांग जी जो कि कार लेकर ऑलरेडी जा चुका था, विंग भी जाने लगता है। तभी उसके पास से एक प्रीस्ट गुजरता है। वो प्रीस्ट विंग को देखकर कहता है कर्स। जिस पर विंग उसे घूर कर देखता है। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है तुम कर्स हो, तुम कर्स्ड हो। जिस पर विंग कहता है जानता हूँ। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है तुम्हारी ब्लड लाइन पर कर्स है। जिस पर विंग कहता है बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है तुम अभी तुम 26 साल के हो। जिस पर विंग कहता है जिस पर वो प्रीस्ट कहता है सिर्फ 4 साल जिंदा रहोगे तुम। इस पर विंग कहता है जानता हूँ। तभी वो प्रीस्ट उसके पास आकर कहता है तुम्हारा सोलमेट सिर्फ 2 साल और जिंदा रहेगा। और ये सुनते ही विंग कहता है कौन है मेरा सोलमेट। जिस पर वो प्रीस्ट विंग को ध्यान से देख कर कहता है अभी उसकी सेंट तुम पर ही है, अभी मिलकर आए हो तुम उससे। जिस पर विंग कुछ सोच कर कहता है लान वांगशी। जिस पर वो प्रीस्ट बस विंग की तरफ देख कर कहता है कर्ज टूट भी सकता है क्योंकि जो चीज़ आई है उसका इलाज भी होगा। जिस पर विंग उस पृष्ठ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं विंग के दिमाग में उस पृष्ठ की बातें घूम रही थी। विंग घर आता है, वो देखता है आचिंग काफ़ी परेशान बैठा हुआ है। विंग उसके पास आकर आचिंग से पूछता है आचिंग क्या हुआ। जिस पर आचिंग उसे एक पेपर देता है, जिसे देखकर विंग शॉक होकर कहता है ये क्या है। जिस पर आचिंग कहता है आइवान की कस्टडी। जिस पर विंग कहता है तो ये कस्टडी किसे दी जा रही है। तभी वहाँ पर मैडम यू और जांग फैंग में आते हैं। जिस पर जांग फैंग में कहते हैं हम ले रहे हैं आइवान की कस्टडी। जिस पर विंग कहता है लेकिन क्यों, आइवान हमारा बेबी है, आइवान यहाँ रह सकता है, हम उसके अंकल्स हैं, हम उसकी केयर करेंगे, उसे बड़ा करेंगे। जिस पर मैडम यू ताना मारते हुए कहती है कब तक बड़ा करोगे, हाँ सिर्फ 4 साल हैं तुम लोगों के पास जिंदा रहने के, और जैसे ही तुम दोनों 30 के होगे तुम लोग भी मर जाओगे, और फिर ये आइवान ये तो यहाँ अकेला रह जाएगा, और यानी उसके पास तो सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। और ये सुनकर विंग चुप हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है, उसकी फैमिली पर कर्ज है। और ये जानकर विंग की आंखों में अजीब से इमोशंस आ जाते हैं। विंग को प्रीस्ट की बात याद आती है। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, युआन कभी अपनी मदर से अलग नहीं होगा। तभी यानी वहाँ आते हुए कहती है विंग ये तुम कैसी बात कर रहे हो, भूलो मत हमारी फैमिली और लान फैमिली भले ही दुश्मन हो लेकिन फिर भी दोनों फैमिलीज पर कर्ज है, और दोनों फैमिली सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक ही ज़िंदा रह सकती है। इन फैमिली के मेंबर सिर्फ 30 साल तक ज़िंदा रहते हैं, और अब मेरे भी 30 साल पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 2 साल है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ इन 2 सालों में मैं आइवान को वो सब कुछ दूँ जिससे वो अपनी उन 30 सालों की लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जी सकें। जिस पर विंग इवान की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है हाँ
युहान युहान के पास भी तो हमारी ही ब्लड लाइन है, 30 साल, उसके पास भी तो 30 साल ही है। और ये सोचकर विंग के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगता है। तभी विंग को उस प्रीस्ट की बात याद आती है, कर्स। और ये याद करके विंग कहता है, शिजिए मैं आता हूँ। जिस पर याल्नी कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो। जिस पर विंग कहता है, मुझे कुछ काम है शीजिए, मैं आता हूँ। और ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। वो प्रीस्ट जब जा रहा था तब उस प्रीस्ट का विजिटिंग कार्ड गिर गया था और विंग ने वो विजिटिंग कार्ड उठा लिया था। विंग उसे पढ़ता है जहाँ एक चर्च का नाम लिखा हुआ था। विंग अपनी कार को लेकर उस चर्च के पास जाता है। विंग जैसे ही उस चर्च के सामने पहुँचता है, वो देखता है सामने एक और पर्सन भी खड़ा है, लान वांग जी, जिसे देखकर विंग शॉक हो जाता है। विंग वहाँ आते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो वांग जी। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। विंग उसे पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है, मैं अपने गगा को बचाना चाहता हूँ। जिस पर विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वांग जी कहता है, मेरे गगा वो 30 साल के होने वाले हैं 2 साल बाद, और इसके बाद वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जिस पर विंग कहता है, तुम भी तो 30 साल के हो जाओगे। जिस पर वांग जी कहता है, लेकिन मैं अपने गगा से कुछ मिनट छोटा हूँ, इस वजह से पहले मेरे गगा जाएंगे और उसके बाद। और ये बोलकर वांग जी चुप हो जाता है। मैं अपने गगा को, वांग जी फिर कहता है, मैं अपने गगा को मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर विंग कहता है, मैं भी अपनी शिजे को मरते हुए नहीं देख सकता। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और ये सुनकर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वही प्रीस्ट मौजूद था। उसे देखकर विंग कहता है, आपने मुझसे कहा था कि हमारी ब्लड लाइन पर कर्ज है। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ आपने मुझसे भी यही कहा था। जिस पर वो प्रीस्ट वहाँ आकर कहता है, हाँ तुम्हारी ब्लड लाइन पर कर्ज है जो कि मैं साफ साफ दे सकता हूँ, लेकिन इस कर्ज का एक फ़ायदा भी है कि तुम्हें इस यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावर्स मिली हुई है। जिस पर विंग कहता है, इस कर्ज का तोड़ क्या है। जिस पर वो प्रीस्ट उन्हें एक हॉली वाटर देता है। वो दोनों उसमें मेरे ब्लड को गिरते हैं, लेकिन उससे जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी अजीब था, पूरा पानी ब्लैक हो जाता है। वो प्रीस्ट कहता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें नहीं कहा था कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका अंत भी होता है, ज़रूर इसका कोई तो तोड़ होगा। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है, हाँ इसका तोड़ होना तो चाहिए, लेकिन वो मेरे पास नहीं है और ना ही मैं पता कर पा रहा हूँ। शायद तुम लोग इस बारे में पता कर सको। ये सुनकर विंग कहता है, कहाँ पर। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है, शायद तुम्हें कहीं और पता करना होगा। फिर वो उन्हें एक और चर्च का नाम देता है। वांग जी और विंग ये जानकर उसी दिन उसी समय उस चर्च के लिए भी निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था 2 साल है उनके पास और पता नहीं किस तरीके से ये कर्ज टूटेगा। इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द इस कर्ज को तोड़ना चाहते थे। वो लोग अपने घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो कहीं और जा रहे हैं। याल्नी को विंग की फिक्र होती है, लेकिन विंग कहता है कि वो ठीक रहेगा शीजिए। और विंग और वांग जी उस कर्ज को तोड़ने के लिए सेकंड लोकेशन पर चले जाते हैं, जहां विंग और वांग जी एक और प्रीस्ट से मिलते हैं, जहां वो प्रीस्ट से बातें करते हैं। लेकिन वो प्रीस्ट भी कहता है कि उसके पास भी इस कर्ज का कोई तोड़ नहीं है और वो भी उन्हें एक और लोकेशन देता है। ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। वांग जी और विंग घर वापस तो नहीं आते, लेकिन वो बहुत सारे चर्च घूम चुके थे। कुछ ही दिनों बाद वो अकेले भी अलग भी हो चुके थे, क्योंकि वांग जी विंग के साथ नहीं रह पा रहा था, इसलिए वो अलग हो चुके थे। और वांग जी और विंग अब अलग अलग होकर अलग अलग चर्चेस में घूम रहे थे और उस कर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। विंग जो कि कहीं और घूम रहा था, वहीं वांग जी जो कि कहीं और ही था। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में उस कर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते वो दोनों सीधा इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां तक उन्होंने इंडिया के बारे में सुना था। यहाँ की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मिस्टीरियस हैं। इसीलिए वो लोग यहाँ आते हैं, जहाँ वो एक पंडित से मिलते हैं। जहाँ विंग पहले उस पंडित से मिलता है, उससे बात करता है, जहाँ वो पंडित उसे देखकर ही बता देता है कि उनकी फैमिली में कर्ज है
और वो उन्हें कुछ और डिटेल्स भी बताता है, जिस पर विंग को उस पर थोड़ा यकीन होता है। फिर वो पंडित उसे एक लोकेशन देता है कि यहाँ पर उसके गुरु रहते हैं, जो जानकर विंग कहता है क्या आप इसका इलाज नहीं कर सकते, जिस पर वो पंडित कहता है मेरे पास इस कर्ज का कोई एंटीडोट नहीं है, लेकिन हाँ मेरे जो टीचर हैं, जो गुरु है, वो इस कर्ज का इलाज ज़रूर कर सकते हैं। जो सुनकर विंग भी उस जगह पर पहुंच जाता है, जो कि और कहीं नहीं बल्कि काशी था। जैसे ही विंग काशी आता है, विंग को यहाँ का कल्चर काफ़ी अलग लगता है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अलग थे। विंग को कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो इस जगह पर आता है। वहीं वांग जी भी ढूंढते ढूंढते वहाँ पर काशी पहुँच चुका था। विंग और वांग जी जब मिलते हैं तो पहले तो वांग जी विंग से थोड़ा रूडली बात करता है, लेकिन फिर वो दोनों ही उस गुरु के पास जाते हैं, जो कि काशी के एक छोटे से आश्रम में रहते थे। विंग जैसे ही उन्हें देखता है, विंग उनसे आने की वजह बताता है, जिस पर वो गुरु उससे बताते हैं कि हाँ उसकी फैमिली पर कर्ज है। विंग कहता है क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं, जिस पर वो गुरु कहता है नहीं मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। जो सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं, जाने लगते हैं। तभी वो गुरु उन्हें रोकते हुए कहता है मैंने कहा कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग और वांग जी रुक जाते हैं। तभी वो कहता है मैं बहुत युगों तक के टाइम को देख सकता हूँ, जिस पर विंग कहता है आप कहना क्या चाहते हैं, जिस पर वो कहता है मैं फ्यूचर और पास्ट दोनों ही बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं देख सकता। तभी वो कहता है हाँ मैं टाइम को देख सकता हूँ, टाइम के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारी फैमिली का ये कर्ज हट जाए, जिस पर वो कहते हैं मैं इस कर्ज को नहीं हटा सकता, क्योंकि ये कर्ज जिसने दिया है इसे सिर्फ वही हटा सकता है। जिस पर विंग कहता है तो फिर आप बताइए ये कर्ज किसने दिया है, जिस पर वो कहता है ये कर्ज ना ही तुम्हारी फैमिली ने इसको दिया है, ना ही इसकी फैमिली ने किसी और को दिया है। तुम दोनों को कर्ज एक ही पर्सन, तुम्हारी फैमिली को कर्ज एक ही पर्सन ने दिया है, और उसे तोड़ने वाला भी एक ही पर्सन है। तुम्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढना होगा, और उसे ढूंढने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि तुम्हें टाइम में पीछे जाना होगा। जो सुनकर विंग शॉकिंगली कहता है क्या ये हो सकता है, इस पर जिस पर वो गुरुजी कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। जिस पर विंग कहता है लेकिन हम टाइम में पीछे कैसे जाएंगे, जिस पर गुरुजी कहता है मैं किस लिए हूँ, मैं तुम लोगों को टाइम में पीछे भेज सकता हूँ। जिस पर विंग कहता है अगर हमें वहाँ वो चीज़ नहीं मिली तो अब हम क्या करेंगे, जिस पर वो गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिली फिर तुम और पीछे चले जाना। जिस पर विंग कहता है आप हमें कहाँ तक भेज सकते हैं, जिस पर वो गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हें वहाँ तक भेज सकता हूँ जहाँ तक तुम्हारा ये कर्ज स्टार्ट हुआ था। और ये सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर वो गुरुजी कहते हैं तुम आराम से बात कर सकते हो, उसके बाद मुझे बता देना, मैं तुम दोनों को टाइम में पीछे भेज दूंगा। और ये सुनकर वो दोनों वहाँ से आपस में बात करने के लिए चले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज बहुत लंबा बना दिया है पार्ट, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं आखिर कहानी में क्या होगा। आगे टाइम ट्रैवल स्टोरी स्टार्ट होगी और विंग और वांग जी टाइम में पीछे जाएंगे। और अब मुझे बताइए आपको ये FF कैसा लग रहा है। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग कहेंगे कि दी आपने बहुत कंफ्यूजिंग बनाया है, पर इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, आगे और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक लिटिल स्पेस बॉय की स्टोरी बनाऊँ। ठीक है मैं बनाऊँगी, लेकिन इसके बाद मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए एक प्यारी सी स्वीट सी लिटिल स्पेस बॉय की स्टोरी लाने की। आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।